मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। दोस्तों, सन 1980 का आज ही का दिन यानी 31 जुलाई का, जब महान गायक मोहम्मद रफी अपने करोड़ों चाहने वालों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के दिन महान गायक मोहम्मद रफी की 42वीं बरसी है। इनके इंतकाल को आज 43 साल पूरे हो रहे हैं। इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि आज एक 10 साल के बच्चे को भी ये बताना नहीं पड़ता कि मोहम्मद रफी कौन थे। इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड प्रतिभा और लोकप्रियता। अपने इंतकाल के 43 साल बाद भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में मीठी याद बनकर समाये हुए हैं। आज उनके गाए हुए गीतों के बगैर न तो आज़ादी का जश्न पूरा होता है, न ही बेटी की विदाई, न ही आशिकों की आरजू पूरी होती है। पत्र पत्रिकाओं, टीवी और मोबाइल के जरिए अब तक हजारों बार मोहम्मद रफी की जीवनी आपके सामने पेश की जा चुकी है। मोहम्मद रफी 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। 8 साल के मोहम्मद रफी उस फकीर की आवाज के पीछे लग जाया करते थे। उस फकीर की आवाज में उनको न जाने क्या महसूस होता था। बहरहाल मोहम्मद रफी को जो भी महसूस होता रहा होगा, 11 साल की उम्र में उसको उन्होंने पा लिया और घर के लोग भी मोहम्मद रफी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ताड़ गए थे और उनकी हौसला अफजाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऑल इंडिया रेडियो के एक अधिकारी आनंद लाल मट्टू के संपर्क में आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के जरिए अपनी गायकी का सफर शुरू किया। सन 1941 ईस्वी में एक पंजाबी फिल्म गुलबलोच में मोहम्मद रफी को पहली बार गीत गाने का मौका मिला। इस फिल्म में गाए गीत की लोकप्रियता ने इनके लिए मुंबई फिल्म उद्योग की राह को आसान कर दिया। मुंबई आने के बाद मोहम्मद रफी को जो पहली हिंदी फिल्म में गाना गाने का मौका मिला था, वो फिल्म AR कारदार की पहले आप थी, जो सन 1942 में बनी थी। इन्हीं AR कारदार ने 1 साल पहले संगीतकार नौशाद को अपनी फिल्म नई दुनिया में पहला मौका दिया था। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मोहम्मद रफी को मुंबई में आते ही सफलता इनके कदम को चूमने लगी हो। इन्हें भी 4 साल काफी संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने पहली बार सन 1946 में महबूब खां की फिल्म अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा बालक के जरिए सफलता का स्वाद चखा। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा। इस फिल्म के हीरो सुरेंद्र थे, जो खुद एक बहुत बड़े गायक और अपने दौर के सुपरस्टार थे और फिल्म के बाकी गीत खुद सुरेंद्र ने ही गाए थे। मगर सिर्फ एक गीत गाकर मोहम्मद रफी अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह कामयाब हो गए। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मोहम्मद रफी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 30 जनवरी सन 1948 जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसी दिन आनन फानन में राजेंद्र कृष्ण ने एक गीत लिखा, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। इस गीत को बगैर किसी रिहर्सल के HMV कंपनी ने आनन फानन में मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड कराया और इस गीत को उसी रात ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित कर दिया गया। इस तरह रफी साहब रेडियो के माध्यम से घर घर में अपनी पहचान बना लिए।
शहीद, मेला, दास्तान, दीदार, आन और दुलारी वगैरह फिल्मों के गीतों ने इन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। जिन दिनों मोहम्मद रफी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, उस वक्त केएल सहगल, श्याम और सुरेंद्र का ही बोलबाला था। ये तीनों लोग अपने अपने दौर के सुपरस्टार रहे हैं और एक महान गायक भी। शुरुआत में मोहम्मद रफी का भी अभिनय की तरफ झुकाव हुआ। दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू और एक अन्य फिल्म लैला मजनू के फिल्मी पर्दे पर मोहम्मद रफी को देखा गया। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। फिर इन्होंने जल्द ही अभिनय की तरफ से अपना ध्यान हटाकर गायकी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा और पूरी शिद्दत के साथ गायकी पर जुट गए। मोहम्मद रफी की आवाज की ये खासियत रही है कि इनकी आवाज हर उम्र के कलाकार पर फिट बैठती थी। अनमोल घड़ी में गाया हुआ इनका गीत तेरा खिलौना टूटा बालक रफी से दुगनी उम्र के कलाकार पर फिल्माया गया था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म लैला मजनू के हीरो ऋषि कपूर को देख लीजिए। जब यह गीत ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था, उस वक्त ऋषि कपूर की उम्र मोहम्मद रफी के उम्र की आधी थी। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, मगर आवाज की मैचिंग देखते बनती है। मोहम्मद रफी की एक बहुत बड़ी खासियत थी इनकी आवाज की विविधता। इन्होंने हर तरह के गीत बखूबी गाए। भजन, कव्वाली, गजल, डिस्को, उछल कूद के गीत या दर्द भरे गीत, सब में इनको महारत हासिल थी। मोहम्मद रफी को 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा 1965 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोहम्मद रफी ने अपने 38 साला फिल्मी कैरियर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अरबी, फारसी, रसियन, फ्रेंच और चाइनीज वगैरह सब मिलाकर 36 भाषाओं में गीत गाए। इनके गाए हुए गीतों की संख्या 25,000 थी, जिसका रिकॉर्ड आज भी HMV कैसेट कंपनी के पास मौजूद है। बहुत अफसोस की बात है कि मोहम्मद रफी का नाम गिनीज बुक में नहीं आ सका। ईसाइयों के मुस्लिम तासुब की वजह से भले गिनीज बुक में मोहम्मद रफी का नाम न आया हो, मगर मोहम्मद रफी किसी गिनीज बुक के रिकॉर्ड के मुहताज नहीं थे। 24 दिसंबर सन 1924 को जन्मे मोहम्मद रफी जब 31 जुलाई सन 1980 को फौत हुए तो रात का 10:10 का वक्त था और उनकी उम्र मात्र 55 साल 7 महीना 7 दिन थी। मोहम्मद रफी की जिंदगी में 24-24, 10-10 और 7-7 का ये 3 अजब इत्तेफाक रहा है। दोस्तों, रफी साहब जितने महान कलाकार थे उतने ही नेक इंसान भी थे। इतनी चमक दमक भरी दुनिया में रहने के बावजूद भी इनका नाम कभी भी किसी स्कैंडल के साथ नहीं जुड़ा। निहायत ही शर्मीले स्वभाव के मालिक रफी साहब को घमंड नाम की चीज दूर से छू कर भी नहीं गुजरी थी। बगैर किसी हिचकिचाहट ये बिल्कुल नए और गुमनाम संगीतकारों के लिए गीत गाया। उषा खन्ना और सोनी ओमिक जैसी बहुत सी मिसालें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और नदीम श्रवण ने तो मोहम्मद रफी की आवाज से ही अपने कैरियर की शुरुआत की। मोहम्मद रफी कभी किसी गुटबाजी में शामिल नहीं रहे। अपने फिल्मी जिंदगी में इन्होंने 8 शोमैन का दौर देखा। वी शांताराम, महबूब, सोहराब मोदी, के आसिफ,
AR कारदार, राज कपूर, रमेश सिप्पी और सुभाष घई अपने अपने दौर के शोमैन रहे हैं। इनमें से वी शांताराम अपनी फिल्मों के ज्यादातर गीत मन्ना डे से ही गवाया करते थे और सुभाष घई के पसंदीदा गायक थे किशोर कुमार। मगर रफी साहब ने वी शांताराम की फिल्म सेहरा में और सुभाष घई की फिल्म कर्ज के लिए गीत गाकर इस मिथ को भी तोड़ दिया। तकदीर का फसाना। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके कमेंट का भी मुझे इंतजार रहेगा। आपके लाइक और कमेंट से वीडियो का रीच बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।